हेलो फ्रेंड्स, मार्केट मैट्रिक्स में आपका स्वागत है। जहां हम एक पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि क्या ये स्टॉक में पोटेंशियल है इन्वेस्टर्स के वेल्थ को मल्टीप्लाई करने का। मार्केट मैट्रिक्स के पूरे टीम की तरफ से हमारे व्यूअर्स को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक की लर्निंग मेंटल मॉडल के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज द मायोपिक लॉस एवर्जन। मायोपिया के बारे में हम सभी जानते होंगे। जो भी इंडिविजुअल होता है, जो भी पर्सन होता है, अगर उसे नजदीक की चीजें दिखाई देती है लेकिन उसे दूर की चीजें दिखाने में अगर देखने में अगर दिक्कत होती है तो उसे मायोपिया कहा जाता है, राइट। सो मायोपिक लॉस एवर्जन बेसिकली ये जो मेंटल मॉडल है वो हमें वॉरेन बफेट जी के बुक से सीखने मिलता है। So myopic loss aversion basically occurs when the investors take a view on their investment that is strongly focused on the short term, leading them to react too negatively on the recent losses, which may be at the expense of long term benefits. इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट का उसका जो व्यू टाइम होराइजन रहता है, जब भी वो शॉर्ट टर्म पीरियड का होता है, अगर उसे लॉन्ग टर्म उसके पास टाइम होराइजन नहीं रहता है, जब वो लॉन्ग टर्म की चीजें अगर वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे अगर नहीं देख सकता तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है शॉर्ट टर्म करेक्शंस पे। जब भी स्टॉक अगर 10 to 15%, अगर 15-20% अगर करेक्ट हो जाता है ड्यू टू एनी माइनर चेंजेस, विदाउट अगर अगर उसके फंडामेंटली कुछ चीजें चेंज नहीं हुई है, लेकिन जनरली कई बार कोई भी बैड न्यूज के ऊपर जो स्टॉक करेक्ट हो जाता है 15-20%, तो कई बार जो इन्वेस्टर्स है वो पैनिक कर जाते हैं और फिर वो उसे लॉस वहां पर बुक करके वो निकल जाते हैं। जबकि वो स्टॉक में पोटेंशियल रहता है आगे 100-200 जबकि 500% भी वहां पर वो ग्रोथ, वहां पे ग्रोथ विजिबिलिटी होती है। सो कई बार इन्वेस्टर्स ये शॉर्ट टर्म ट्रैप में फंस जाते हैं और उन्हें कई बार लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। सो दिस फिनोमिना इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नैरो फ्रेमिंग। मतलब जब उसका फ्रेमिंग जो है, जब आप स्टॉक का जब का विजन रहेगा वो शॉर्ट रहेगा, तब आप ये सारे प्रॉब्लम्स आप जनरली फेस करते हो, तो उसे कहते हैं मायोपिक लॉस एवर्जन। सो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर हम अपना टाइम होराइजन, जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बारे में हम अगर फंडामेंटली चीजें जानते हो, तो हमारा जो विजन है वो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से रिसेंट करेक्शन से हम एकदम हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता एंड वी स्टे इन्वेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक, और हम आगे आने वाले जो कंपाउंडिंग होता है वो वेल्थ का, वो हम एंजॉय कर पाते हैं। सो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज द सोलारा एक्टिव फार्मा। सो ये सोलारा एक्टिव फार्मा जब हमने इसमें स्टडी चालू किया तो हमें काफी सारी चीजें पॉइंट्स दिखी जो हम आपके साथ शेयर कर सकते थे, लेकिन वीडियो जो है काफी लंबा हो रहा था। हेंस वी डिवाइडेड दिस पर्टिकुलर स्टॉक स्टडी इनटू टू पार्ट्स। जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम सोलारा एक्टिव फार्मा का हिस्ट्री देखेंगे, उसका वैल्यू चेन देखेंगे, जो वो पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है उसका वैल्यू चेन देखेंगे। ये इस इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या स्ट्रक्चरल शिफ्ट आ रहे हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये सोलारा का बिजनेस मॉडल देखेंगे। जो बिजनेस मॉडल में इनके 3 वर्टिकल्स है, फर्स्ट इज द जेनरिक एपीआई, सेकंड इज द कॉम्प्लेक्स एपीआई एंड थर्ड इज द क्रैम। ये तीनों बिजनेस मॉडल को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, लेकिन फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ जेनरिक एपीआई और कॉम्प्लेक्स एपीआई का जो इनका बिजनेस है और उसके प्रोडक्ट्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। और जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम ड्रग डेवलपमेंट का प्रोसेस अंडरस्टैंड करेंगे, उनका जो क्रैम्स बिजनेस है उसको डिटेल में देखेंगे, इनके जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है उनके बारे में स्टडी करेंगे। सोलारा 2.0 जो इनकी स्ट्रेटेजी है वो कैसे आगे मैनेजमेंट का विजन है सोलारा को लेकर के, वो हम देखेंगे, मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, कॉन कॉल्स देखेंगे एंड फाइनली वील हैव आवर क्लोजिंग थॉट इन द पार्ट 2। सो व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोनों पार्ट देखिए ताकि आपको डिटेल्ड एनालिसिस समझे, डिटेल्ड आपका जो टाइम होराइजन है सोलारा को लेकर के वो बड़ा हो जाए। एंड फ्रेंड्स, दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, ये सिर्फ लर्निंग प्रोसेस पर्पस के लिए। सो जब भी आप कोई स्टडी करते हो, जब भी आप कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, तो आप इस तरह से डिटेल एनालिसिस कीजिए ताकि आपका जो मायोपिक लॉस एवर्जन है इससे आप बच सके और आपका जो विजन है वो स्टॉक के लिए, वो लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ जाए। इन 2017 ये जो सोलारा एक्टिव फार्मा है वो बेसिकली 2 कंपनीज के डीमर्जर से बना है। मतलब जो एक स्ट्राइड फार्मा करके जो कंपनी है विच वाज मेजरली इनटू ह्यूमन एपीआई एंड फिनिश्ड डोसेस। सो उसका जो ह्यूमन एपीआई का सेगमेंट है वो उसके फिनिश्ड डोसेस के सेगमेंट से डीमर्ज कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। ऑल्सो जो सीक्वेंट साइंटिफिक करके ये कंपनी है
जो जिसके पास ह्यूमन एपीआई एंड एनिमल एपीआई दोनों का एपीआई सेगमेंट था, उसमें से ह्यूमन एपीआई को अलग कर दिया था उसके एनिमल एपीआई से। सो करंटली जो जो स्ट्राइड्स फार्मा है, which is now it is only the one of the world largest manufacturer of soft gelatin capsules। जब उसका एपीआई का सेगमेंट अलग कर दिया गया, उसके एपीआई के सेगमेंट को सीक्वेंट साइंटिफिक के एपीआई सेगमेंट से मर्ज कर दिया गया। एंड दिस इज हाउ Solara Active Pharma came into existence in 2017, and it came listed on NSE and BSE at an offering price of 140 rupees per share। Within 8 months जो है ये लिस्ट हो गया था NSE और BSE पे। इन 2019 ये जो कंपनी है इसने अपना ग्रीनफील्ड का प्लांट सेटअप किया इन वाइजैक। एंड फिर 2020 में आफ्टर जब इन्होंने ये जो सेटअप स्टार्ट किया फॉर देयर ग्रीनफील्ड प्लांट, उसका जो प्राइस है वो अराउंड 1200 पर शेयर पे वो ट्रेड करने लग गया। वहां पर हम अराउंड 8.5 टाइम्स वहां पर हाइक देखी गई। एंड इन 2021 जो सोलारा एक्टिव फार्मा है उसने मर्ज किया और लाइफ है इसके साथ उसका मर्जर हुआ। एंड नाउ इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एपीआई प्लेयर इन द इंडस्ट्री। सो सोलारा एक्टिव फार्मा को प्योर प्ले एपीआई कंपनी भी कहा जाता है बिकॉज इट इज मेजरली इनटू द एपीआई सेगमेंट। और जो अरोर लाइफ साइंस जो कंपनी है ये जो मेजरली इट इज इनटू द जेनेरिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मर्जर स्टोरी। सो एजीला स्पेशलिटीज ये कंपनी है, उसका जो एपीआई का सेगमेंट है वो डीमर्ज कर दिया गया था इन 2010 एंड देन इट केम टू बी नोन एज स्ट्राइड्स एक्वालैब। एंड स्ट्राइड्स एक्वालैब ने शाशुन ये कंपनी को $200 मिलियन में एक्वायर कर लिया, जिसके वजह से एंड देन इट केम टू बी नोन एज द स्ट्राइड शाशुन। सो ये था बेसिक स्टोरी ऑफ स्ट्राइड शाशुन। एंड सेकेंडली जो सीक्वेंट साइंटिफिक है, इट इज नाउ करंटली मेजरली इनटू द एनिमल हेल्थ सेगमेंट, दैट इज एनिमल एपीआई का वो इंडिया का ओनली प्योर प्ले एनिमल एपीआई कंपनी है। और इसका जो मार्केट है इट इज स्प्रेड आउट इन यूरोप, टर्की एंड अदर कंट्रीज ग्लोबली। और रिसेंटली भी ये जो सीक्वेंट साइंटिफिक है उसमें मेजर स्टेक होल्डर जो उनके प्रमोटर है वो चेंज हो गए। एंड नाउ उसका जो यूएस बेस्ड इक्विटी फर्म है दैट इज कार्लाइल ग्रुप ने उससे 74 स्टेक अभी सीक्वेंट साइंटिफिक में ले लिया है बाय द इन्वेस्टमेंट ऑफ $210 मिलियन। सो अब इतने सारे यहाँ पर मर्जर्स, एक्विजिशंस एंड जो डी मर्जर है वो आप देख सकते हो, विच इज मेजरली ड्यू टू देयर प्रमोटर दैट इज अरुण कुमार। इनकी जो फर्स्ट पब्लिकली लिस्टेड कंपनी थी इसके 51 सब्सिडरीज थे, जो सेकंड थी उसके 21 सब्सिडरीज थे, एंड जो थर्ड है अभी वो सेम रूट फॉलो करते हुए हमें दिखाई दे रही है। इनके ऊपर एक कोट भी लिखा गया है दैट इज हिज एबिलिटी टू सील न्यू डील्स सूनर देन द इंक ऑफ प्रीवियस वन हैज ड्राइड मेक्स हिम एन अनयूजुअल वेल्थ जनरेशन मशीन। सो मतलब यहाँ पर जो है वो बताना चाहते हैं कि जो अरुण कुमार जी हैं ये नए नए डील्स पे इनका ज्यादा फोकस रहता है। इनके पास एग्जिट स्ट्रैटेजी पहले से बनी रहती है जब भी ये कोई नई कंपनी सेटअप करते हैं। तो जब ये दोनों का मर्जर हुआ था सीक्वेंट साइंटिफिक और स्ट्राइड शाशुन का, तो जो जिनके पास स्ट्राइड्स के 6 शेयर्स थे उन्हें 1 शेयर मिला ऑफ सोलारा, एंड जिसके पास सीक्वेंट के 25 शेयर्स थे उन्हें भी 1 शेयर मिला ऑफ सोलारा। सो इस तरह से ये कंपनी का जो फॉर्मेशन हुआ और इस तरह से शेयर्स का बंटवारा हुआ। सो गोइंग फॉरवर्ड अभी हम जो मर्जर इफेक्ट है जो सोलारा और ऑरोर का उसके बारे में देखते हैं। सो करंटली सोलारा के पास जो थी वो 6 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स थी। जब ऑरोर के साथ इसका मर्जर हुआ तो उनके पास 2 और मैन्युफैक्चरिंग साइट्स ऐड होगी, एंड करंटली उनके पास अभी 8 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है। इनके पास 2 R&D सेंटर्स थे, अभी एक ऑरोर का ऐड हुआ, एंड नाउ दे हैव 3 R&D सेंटर्स। इनके जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स है वो भी 100+ हो गए विद द मर्जर, एंड विद द एक्विजिशंस इनके जो DMF है वो भी अभी मोर देन 110 हो गए। सो DMFs आर बेसिकली ड्रग मास्टर फाइल्स। सो बेसिकली आप जब भी कोई एक न्यू API के लिए अप्लाई करते हो टू द रेगुलेटर्स, आपको DMF फाइल करना पड़ता है, दैट इज अ ड्रग मास्टर फाइल, जिसमें आपके सारे डिटेल्स रहते हैं, आपने क्या क्या रिसर्च किया एंड स्टडी किया। सो इसकी वजह से इनके जो DMFs है वो भी बढ़ गए। इनके जो एम्प्लॉयज थे वो अभी मोर देन 3200 भी एम्प्लॉयज इनके पास आ गए। सो मर्जर का इफेक्ट काफी यहाँ पर पॉजिटिव हमें दिखाई दे रहा है। ऑल्सो जो ऑरोर का जो मर्जर की वजह से ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन इनका काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अब ये क्रॉस सेलिंग भी कर पाते हैं, जो ऑरोर के कस्टमर्स को ये अपने सोलारा के प्रोडक्ट्स बेच पाते हैं, सोलारा के कस्टमर्स को ऑरोर के प्रोडक्ट्स बेच पाते हैं। सो ये इसके वजह से क्या होता है कि
इसको हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन कहते हैं, और आपका सॉरी हॉरिजॉन्टल इसे इंटीग्रेशन कहते हैं, जिसके वजह से आपका जो मार्केट रीच है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और हमने ये भी देखा कि जो औरोर का जो सेल्स है विच आर मेजरली इनटू एपैक रीजन, एपैक मतलब एशिया पैसिफिक जो रीजन है, वहां पर भी अभी जो सोलारा है उसका विजिबिलिटी वहां पर भी बढ़ गया है। एंड सोलारा का जो जो काफी ज्यादा न्यू नोएसिस जो इनका क्रैम्स का बिजनेस था उसको भी काफी अच्छा सपोर्ट मिल गया, क्योंकि औरोर को भी अराउंड 150 करोड़ का क्रैम्स के बिजनेस से इन्हें बेनिफिट हो रहा था। और औरोर के कुछ इनोवेटर्स होते हैं जो एक्चुअल में ड्रग इनोवेट करते हैं, उनके साथ इनका काफी अच्छे रिलेशंस थे, जिसकी वजह से इन्हें भी अभी काफी ज्यादा फायदा होगा। सो ओवरऑल जो हमने देखा इनका जो मर्जर था, जो अरोर के साथ हुआ एक्विजिशन था, वो काफी ज्यादा बेनिफिट करेगा सोलारा को आने वाले टाइम में। नाउ टॉकिंग अबाउट द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो वैल्यू चेन है वो हमने जो पिछले 2 वीडियोस बनाए थे उसमें भी हमने डिटेल में देखा है कि जो की स्टार्टिंग मटेरियल सबसे पहले लगता है, तो जिसके जिसके ऊपर से एक इंटरमीडिएट्स बनते हैं जो एपीआई बनाने के काम आते हैं, एंड विद द एपीआई एंड एक्सिपिएंट्स फॉर्मुलेशन बनता है, एंड विद फॉर्मुलेशन जो है वो एंड प्रोडक्ट बन जाता है। सो एपीआई बीइंग द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट विच इज द की इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग एनी फॉर्मुलेशन, वो एक काफी इंपॉर्टेंट सॉल्ट रहता है, जिसके साथ आप जब अलग अलग एक्सिपिएंट्स ऐड करते हो, जिससे वो पर्टिकुलर मेडिसिन को कलर आता है, शेप आता है, फ्लेवर आता है, सो ये सारी मल्टीपल चीजें बनती है एक्सिपिएंट्स के साथ, एंड देन द फॉर्मुलेशन इज बीन क्रिएटेड। सो हमने ये देखा था कि जो इंडिया जो कंट्री है वो मेजरली डोमिनेट करती है विद द फॉर्मुलेशन। जैसे बड़े बड़े आप अगर कंपनीज देखोगे, सन फार्मा वगैरह, वो काफी ज्यादा डोमिनेट करते हैं अपने फॉर्मुलेशन के पार्ट को। जो सोलारा एक्टिव है इट इज मेजरली इनटू इंटरमीडिएट्स एंड एपीआई सेगमेंट। सो अभी हम एक बार स्ट्रक्चरल शिफ्ट की बात कर लेते हैं। सो स्ट्रक्चरल शिफ्ट में आप अगर देखोगे, सो इंडिया है, इंडिया जो है वो मेजरली एपीआई जो इनके फॉर्मुलेशन, जैसे हमने देखा था पिछले स्लाइड में कि इंडिया इज मेजरली डोमिनेटिंग द कंट्रीज विद देयर फॉर्मुलेशन पार्ट, जहां पे 66% इनके फॉर्मुलेशन एक्सपोर्ट होते हैं। सो जो फॉर्मुलेशन है उसको बनाने के लिए हमने देखा था कि एपीआई की जरूरत पड़ती है। सो एपीआई कंपनी जो इंडिया है वो काफी ज्यादा इंपोर्ट कर रही थी। तो पैरासेटामोल ये जो एपीआई है जो फीवर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, सो इसमें जो 35% जो है वो इंपोर्ट किया जाता है, एंड जो बचा हुआ 65% है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है। जो पीएपी है दैट इज पैरा अमीनोफेनॉल, वो भी अराउंड 100% है वो जो चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। इसके ऊपर जो विनती ऑर्गेनिक्स है वो 5 साल से इसकी प्योरिटी लेवल मैच करने के लिए ट्राई करी है, बट स्टिल इट इज नॉट एबल टू मैच द प्योरिटी लेवल। ऑल्सो जो सोलारा सॉरी ऑल्सो जो वेलियंट ऑर्गेनिक्स ये जो कंपनी है जिसकी पेरेंट कंपनी आरती इंडस्ट्रीज है, वो भी काफी अच्छे से इसका जो पीएपी का सेगमेंट है इसको इसकी जो प्योरिटी लेवल है उसको मैच करने में काफी ज्यादा सफलता उन्हें मिली है, एंड दे हैव स्टार्टेड द प्रोडक्शन ऑफ देयर पीएपी। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द मेटफॉर्मिन, इसके बारे में हमने देखा था कि आईओएलसीपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेटफॉर्मिन, ये जो एपीआई, लेकिन उसका जो अराउंड 5% है वो इम्पोर्ट अभी भी किया जाता है। सिमिलरली इसके आइबुप्रोफेन के बारे में भी हमने पूरा आईओएलसीपी का जो वीडियो बनाया था, काफी डिटेल में हमने आइबुप्रोफेन के जो उनका प्रोडक्ट है, की प्रोडक्ट है, उसके बारे में अंडरस्टैंड किया। उसको भी अराउंड 20% जो है वो इम्पोर्ट किया जाता है। सो जैसे कि हम देख सकते हैं अराउंड 85% ऑफ इंडियाज एनुअल एपीआई जो है वो इम्पोर्ट किया जाता है चाइना से, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अराउंड 60 to 75% ऑफ द वैल्यू। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडिया की डिपेंडेंसी ऑन चाइना काफी ज्यादा है। सो अगर आने वाले टाइम में अगर हमें ऐसे कंपनीज ढूंढनी है जिन पे डिपेंडेंसी चाइना पे काफी कम हो, क्योंकि चाइना पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे अभी हमने देखा कि वहां पर एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से प्लांट के शटडाउन हो गया, अगेन China+1 स्ट्रैटेजी वर्कआउट हो रही है। सो ऐसे कंपनीज जो इंडिपेंडेंट है चाइना से, अगर ऐसी कंपनीज हम अगर फाइंड कर लेते हैं तो हमें काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि आगे जाके जो है इनकी रेवेन्यू विजिबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी और उतनी ही ज्यादा वो सेल्स कर पाएंगे, क्योंकि वो जो है वो कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स है वो काफी लो कॉस्ट पे बेच पाएंगी, बिकॉज दे आर कंप्लीटली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड। सो हमने सेम सिनारियो, सेम स्ट्रक्चरल शिफ्ट हमने आईओएलसीपी के भी वीडियो में देखा। आईओएलसीपी भी कैसे आइबुप्रोफेन के लिए कंप्लीटली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, उसके पास सारे की स्टार्टिंग मटेरियल, इंटरमीडिएट दैट इज आइसोब्यूटाइल बेंजीन है उनके पास,
एंड हेंस दे आर इजीली मैन्युफैक्चरिंग द आइबुप्रोफेन जो एपीआई है वो। ऑल्सो दे आर वर्किंग ऑन गाबापेंटिन के उसके पेंटाप्राजोल का जो है उसके भी की स्टार्टिंग मटेरियल पे वो काम कर रहे हैं, एंड दे आर सक्सेस बिकमिंग सक्सेसफुल इन अचीविंग द बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोसेस। सिमिलर चीजें हमने जुबिलेंट इनग्रीविया के वीडियो में भी हमने डिस्कस की कि कैसे जुबिलेंट इनग्रीविया का जो पूरा चेन है दैट इज कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड, पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है उनका। मतलब जो पहले के सेगमेंट का जो आउटपुट है, प्रोडक्ट है, आउटपुट प्रोडक्ट है, वो दूसरे सेगमेंट के एज ए की स्टार्टिंग मटेरियल यूज हो रहा है, एंड उसका आउटपुट कैसे उनका जो अदर बिजनेस सेगमेंट है उसको सर्व कर रहा है एज ए की स्टार्टिंग मटेरियल। सो इस तरह से क्या हो जाता है कि कंपनी पूरी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड होने की वजह से उनकी डिपेंडेंसी कोई भी अदर कंट्री पे कम हो जाती है, एंड हेंस दे आर एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एट अ वेरी लो कॉस्ट, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं एंड रेवेन्यू विजिबिलिटी बढ़ जाती है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द बिजनेस सेगमेंट ऑफ सोलारा। सोलारा ऑपरेट्स इन 3 बिजनेस सेगमेंट: बेस एपीआई, कॉम्प्लेक्स एपीआई एंड द क्रैम्स। सो ये वीडियो में हम बेस एपीआई और कॉम्प्लेक्स एपीआई के बारे में स्टडी करेंगे, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्रैम्स इन डिटेल। सो जो बेस एपीआई का सोलारा का, उसमें आइबुप्रोफेन आता है विच कॉन्ट्रीब्यूट्स मेजर सेल्स दैट इज 25 to 30% ऑफ देयर सेल्स। जो प्राजिक्विंटल है वो 9 to 11% ऑफ देयर सेल कंट्रीब्यूट करता है। गाबापेंटिन 8 to 30% सेल्स कंट्रीब्यूट करता है, एंड ओसेल्टाविमिर एंड माइकोफेनोलेट जो है वो रेस्ट ऑफ द सेल्स है वो कंट्रीब्यूट करता है। और उनके जो कॉम्प्लेक्स एपीआई में उनके पॉलीमर बेस्ड केमिस्ट्री आती है। सोलारा के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। वन इज द बैंगलोर फैसिलिटी विच इज मेजरली फोकसिंग ऑन द कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स एंड थेरेपेटिक पॉलीमर प्रोजेक्ट्स, और जो चेन्नई की फैसिलिटी है वहां पर बेस एपीआई दैट इज जेनेरिक एपीआई डेवलपमेंट और कस्टम डिलीवरी प्रोजेक्ट्स हैंडल किए जाते हैं। इनका जो प्रेजेंस है वो मोर देन 75 कंट्रीज में है। उसमें से मेक्सिको, यूएस, जापान एंड यूएसए आर देयर मेजर 4 कंपनीज, मेजर 4 मार्केट्स। So now talking about the API types. So इसमें सब जो 2 types है that is the generic API and the complex API. So generic API जो है वो काफी ज्यादा easy रहता है मैन्युफैक्चर करने के लिए, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, बहुत कंपटीशन काफी ज्यादा रहता है, डीएम के फाइलिंग्स ज्यादा होते हैं। यहाँ पर आपको अगर सक्सेस चाहिए तो यहाँ पर आपको लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बनना है, एंड लो कॉस्ट आप प्रोड्यूसर आप तभी बन पाओगे अगर आपके पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन है आपके एपीआई के सेगमेंट का। अगर आप इंटरमीडिएट्स आप मैन्युफैक्चर कर पाते हो, अगर आपके पास आपके एपीआई की स्टार्टिंग मटेरियल्स है, तो आप काफी ज्यादा लो कॉस्ट पे आप उसे प्रोड्यूस कर पाते हो, एंड हेंस आपका जो वॉल्यूम्स है वो ज्यादा होता है क्योंकि आप लो कॉस्ट पे उसे आप सेल भी करते हो। हेंस दिस इज द ओनली वे कि आप जेनेरिक एपीआई स्पेस में आप सस्टेन कर पाओगे। यहाँ पर आरओसी है वो काफी कम रहता है, एंड ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होने की वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो काफी शेयर्ड होता है सारे पार्टिसिपेंट्स के बीच में। जैसे अगर हम यहाँ पे की प्लेयर्स देखेंगे तो आरती इंडस्ट्रीज, डॉक्टर रेड्डी, लुपिन, औरोबिंदो, ये सारे यहाँ पर की प्लेयर्स है क्योंकि वो काफी ज्यादा वॉल्यूम्स पे यहाँ पर सेल कर पाते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स एपीआई, यहाँ पर कंपटीशन काफी कम रहता है क्योंकि बहुत कम ऐसे मैन्युफैक्चरर्स है जो जितना कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री क्रैक कर पाते हैं। हेंस यहाँ पर जो डीएमए की फाइलिंग्स होती है वो कम होती है। इनके जो की टू सक्सेस अगर आप देखेंगे तो मेजर अगर आपके पास प्रोसेस एक्सपर्टीज है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री का नॉलेज है आपको, तो ही आप ये पर्टिकुलर सेगमेंट में आप सक्सेस कर पाते हो। यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी ज्यादा रहता है, एंड यहाँ पर कम प्लेयर्स होने की वजह से जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो काफी कम लोगों में होती है। सो डीवीस एक काफी अच्छा एग्जांपल है फॉर देयर जेनेरिक एज वेल एज द एपीआई सेगमेंट। So now talking about the very first product in the base API, that is the ibuprofen. So इसमें की स्टार्टिंग मटेरियल रहता है। अगर हम वैल्यू चेन देखें तो इसमें सबसे पहले आता है की स्टार्टिंग मटेरियल, फिर आता है आइसोब्यूटाइल बेंजीन, जिसका मैन्युफैक्चरिंग जो है विनती ऑर्गेनिक इज द लार्जेस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसोब्यूटाइल बेंजीन। लेकिन ये जो है विनती ऑर्गेन से आइबुप्रोफेन मैन्युफैक्चर नहीं करता है, ये आइसोब्यूटाइल बेंजीन दैट इज आईबीबी मैन्युफैक्चर करके बीएसएफ को प्रोवाइड कर देता है। आईएलसीपी के पास काफी ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी है आइसोब्यूटाइल बेंजीन की, एंड हेंस उनके पास आइबुप्रोफेन की भी लार्जेस्ट कैपेसिटी हो जाती है। सोलारा एक्टिव फार्मा के पास आइबुप्रोफेन का कैपेसिटी था, लेकिन उनके पास आइसोब्यूटाइल बेंजीन दैट इज आईबीबी का कैपेसिटी नहीं था। लेकिन रिसेंटली मैनेजमेंट ने यह बताया कि नाउ दे आर कंप्लीटली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड। सो ये आप यहाँ पर एक बेस्ट स्टेप देख सकते हो जो कंपनी ने लिया है कि दे हैव
understood the structural change and hence they have taken the steps towards it. So अभी इसके बाद से क्या होगा, दैट इज जो Q3 से ये आइसोब्यूटाइल बेंजीन भी इन लोग मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेंगे एंड इनका जो वाइजैक फैसिलिटी यहाँ पर ये इसका प्रोडक्शन होगा एंड नाउ दे विल बिकम द एंड विद आइसोब्यूटाइल बेंजीन मैन्युफैक्चरिंग दे विल बिकम द कॉस्ट लीडर, ऐसा उनका मानना है. They also say that there are only two players in the market with respect to the isobutyl benzene and the backward integration of ibuprofen, which is the IOLCP and the Solara Active Pharma. इन्होंने ये भी बताया है कि इन्हें ऑलरेडी ऑर्डर्स मिलने स्टार्ट हुए हैं क्योंकि इनकी जो वाइजैक की फैसिलिटी है इट विल नॉट ओनली सेटिस्फाई देयर ओन नीड्स फॉर ibuprofen but also they can export the isobutyl benzene टू अदर कंपनीज. सो इन्होंने ये भी बताया कि वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर जो है आइबुप्रोफेन का, उनसे इन्हें प्री ऑर्डर्स और एडवांस ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए हैं. सो अभी जो Q3 रहेगा ये काफी ज्यादा देखने ऐसा होगा क्योंकि सोलारा कंप्लीटली बैकवर्ड इंटीग्रेट हो जाएगा. यहाँ से इनके सप्लाई जो है आइबुप्रोफेन के बढ़ जाएंगे. अगेन जब हमने IOLCP के कॉन कॉल जब हमने पढ़े थे उसके बारे में डिस्कस किया था तो मैनेजमेंट ने ये बताया था कि Q3 से उन्हें भी डिमांड ज्यादा होने वाली है. सो इसके वजह से जो सप्लाई साइड है जो BASF है अगेन वो भी प्लांट उसका रिज्यूम कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. सो Q3 से आइबुप्रोफेन के जो प्राइस जो डिमांड है वो अगर बढ़ती है तो उसी के साथ में इसका सप्लाई भी काफी ज्यादा बढ़ने वाला है. तो इसके जो अभी प्राइजेस है वो सस्टेनेबल नहीं रहेंगे, वो आगे जाके काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर सकते हैं, ऐसा हमें लगता है. सो जब हम आइबुप्रोफेन के आगे डिटेल्स देखेंगे तो आइबुप्रोफेन का लार्जेस्ट शेयर है वो IOLCP के पास है. सोलारा के पास IOLCP के पास अराउंड 12,000 मैट्रिक टन इतनी कैपेसिटी है. सोलारा के पास 8,400 मैट्रिक टन इतनी कैपेसिटी. BASF के पास 5,000 है. जिंगजुआ के पास 5,000 कैपेसिटी है. ग्रैन्यूल्स बायोकेस है उसके पास 4,800 है एंड SI ग्रुप के पास 4,500 इतनी कैपेसिटी है. सो आइबुप्रोफेन जो है वो मेजरली पेन रिलीफ में यूज होता है एंड टू ट्रीट फीवर, इसके लिए यूज होता है. कॉम्बी फ्लेम अगर आपने सुना रहेगा तो उसके अंदर पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन ये दो APIs यूज किए जाते हैं टू मैन्युफैक्चर कॉम्बी फ्लेम. सो सोलारा के पास जो पुडुचेरी की जो कैपेसिटी है जो फैसिलिटी है वहाँ पर आइबुप्रोफेन सबसे लार्ज क्वांटिटी में वहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है एंड इनका जो वाइजैक का कैपेसिटी है वहां से 75% ऑफ जो आइबुप्रोफेन है वहां से भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा. एंड ऑल्सो ये जो जो ग्लोबल रिक्वायरमेंट है ऑफ आइबुप्रोफेन मॉलिक्यूल इज अराउंड 40,000. ग्लोबल डिमांड इज अराउंड 40,000 और जो सप्लाई है विच इज 35,000 मेट्रिक टन. सो यहाँ पर और भी 5,000 मेट्रिक टन इतना कैपेसिटी है. अगर कोई भी कंपनी एक्सपांड करता है सो उनके लिए अभी भी स्पेस है ग्रो करने के लिए. ऑल्सो हमने 2-2.5 साल में पिछले देखा रहेगा कि जो BASF है वहां पर प्लांट्स के शट डाउन हुए थे. अगेन चाइनीज प्लांट्स यहाँ पर एनवायरमेंटल रीजंस के वजह से शट डाउन हुए थे जिसके वजह से जो आइबुप्रोफेन के प्राइजेस थे वो काफी ज्यादा शूट हो गए थे और इसका फायदा हमने सीधा सीधा देखा था IOLCP के हुआ था, लेकिन सोलारा को इतना नहीं हुआ. द मेजर रीजन इज जो IOLCP है वो आइबुप्रोफेन जो है वो स्पॉट प्राइस पे सेल करता है. मतलब अगर आइबुप्रोफेन के ग्लोबल प्राइजेस अगर 1,300-1,400 रुपीज पर केजी चल रहे हैं सो IOLCP सेम प्राइजेस पे अपने जो आइबुप्रोफेन है वो बेच सकता है. लेकिन सोलारा इज वेरी स्मार्ट इन दिस कि वो जो है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में बिलीव करता है एंड इट प्लेज अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसके वजह से क्या होता है कि जो आइबुप्रोफेन के अभी जो प्राइजेस थे वो रिसेंट में अराउंड 1,400 रुपीज पर केजी गए भी थे, लेकिन सोलारा उसे 900 to 950 रुपीज पर केजी में बेच पा रहा था. सो ये उसका डाउन साइड है क्योंकि प्राइजेस बढ़ने पे ये अपने जो प्रोडक्ट है उसके प्राइजेस नहीं बढ़ा पा रहा है सोलारा, बिकॉज बिंग द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आपके प्राइजेस पहले से फिक्स रहते हैं. बट द बेनिफिट इज इसका जो अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज कि कल जाके डिमांड बढ़ती है एंड सप्लाई भी बढ़ता है तो जो प्राइजेस है वो इवेंचुअली डिग्रेड होंगे, इवेंचुअली कम हो जाएंगे. लेकिन सोलारा विल स्टिल बी एबल टू सेल एट द सेम प्राइजेस क्योंकि उनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. सो कल अगर आइबुप्रोफेन के प्राइजेस 500 रुपीज पर केजी भी जाते हैं ड्यू टू हायर डिमांड, IOLCP काफी ज्यादा हिट हो जाएगा, हिट करेगा इन चीजों की वजह से क्योंकि उसे भी आइबुप्रोफेन के प्राइजेस कम करने पड़ेंगे जिसके वजह से उसके जो रेवेन्यूज है वो इवेंचुअली कम हो जाएंगे.
लेकिन जो सोलारा है वो इट विल स्टिल बी एबल टू सेल एट 900 एंड 950 रुपीज पर केजी, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है। सो ये एक बेनिफिट हो जाता है। एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है वो इस तरह से डबल एज स्वॉर्ड की तरह काम करते हैं। सो आइबुप्रोफेन का प्राइस इफेक्ट हमने आईओएलसीपी पे देखा था कि जैसे 2008 के बाद यहाँ पर हमने एक शूट अप देखा था आइबुप्रोफेन के प्राइजेस पे, उस तरह से हमने आईओएलसीपी के भी प्राइजेस में जो शेयर प्राइस है और उनके जो उनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स है उसमें भी हमने ग्रोथ देखी थी। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सोलाराज लार्जेस्ट फ्लैगशिप फैसिलिटी विच इज टेकिंग प्लेस इन वाइजैक। ये 17 एकर्स ये पूरे लैंड में यहाँ पर स्प्रेड आउट है। यहाँ यहाँ ये फैसिलिटी को अभी तक यूएसएफडी और यूरोपियन रेगुलेटर्स से अप्रूवल आना पेंडिंग है, बट मैनेजमेंट इज क्वाइट श्योर कि उन्हें यहाँ से जो अप्रूवल है मिल जाएगा और विद इन स्पैन ऑफ 12 to 15 मंथ्स यहाँ से रेवेन्यू विजिबिलिटी यहाँ से बढ़ जाएगी, ये ऑपरेशनल हो जाएगा ये प्लांट। So now talking about their second generic API, that is praziquantel. Praziquantel जो है जो particular worm को treat करता है that is the schistosoma. So schistosoma इसका लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो वो जनरली ह्यूमन के फेसेस से या यूरिनेशन से फ्रेश वाटर में रिलीज होता है। एंड जब वो हैच हो जाते हैं, जो एग्स है जो रिलीज होते हैं फ्रेश वाटर में, जब वो हैच होते हैं इट अफेक्ट्स द स्नेल्स। एंड स्नेल के बॉडी के थ्रू जब वो रिलीज होते हैं अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जब इन द फ्रेश वाटर अगेन, तो जब भी कोई ह्यूमन का कांटेक्ट होता है इन दैट पर्टिकुलर वाटर तो उसके स्किन में वो पेनिट्रेट करते हैं एंड देन दे फाइंड देयर वे टू देयर लंग्स, किडनीज, जो वहां पर वो बड़े होते हैं जो एग्स है अगेन दे स्प्रेड इन वेरी लार्ज नंबर्स, और जो है वो अलग अलग उनके बॉडी पार्ट्स जैसे किडनी या लंग्स इन जो एब्डोमेन है उसको अफेक्ट करते हैं। जो प्रासिक्वेंटल है वो बेसिकली क्या करता है, ये पर्टिकुलर जो इंसेक्ट्स है इसके लार्वा को ग्रो करने से और मल्टीप्लाई करने से रोकता है। Praziquantel is used to treat infections caused by schistosoma worms, which enters the body through skin and that has come in contact with the contaminated water. So Solare के पास एक specific dedicated block भी है for the Praziquantel, and Solara is the second largest manufacturer of this particular molecule, and this contributes to around 9 to 11% of their sales. So Solara के अलावा सिप्ला ये कंपनी भी जो प्राजिक्वेंटल है इसे मैन्युफैक्चर करती है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट देयर थर्ड एपीआई दैट इज द गाबापेंटिन। गाबापेंटिन का आप राइट साइड में कैपेसिटी देख सकते हो। हाइकल के पास 24% कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। सोलारे के पास 15% है, जिंगजैंग के पास 13% है, औरोबिंदो के पास 10% है, डीवीज अगेन इंडियन कंपनी उसके पास 7% है, एंड अदर्स के पास अराउंड 13% कैपेसिटी है। So gabapentin अगर आप देखोगे it is basically used to treat partial fissures, neuropathic pain and hot flashes and restless leg syndrome. So ये जो कंपनी है इसका ग्लोबल रिक्वायरमेंट है अराउंड 12,000 मेट्रिक टन, एंड इंडिया जो है इसे अराउंड 730 मेट्रिक टन इसे इंपोर्ट करती है। मतलब अभी भी स्पेस है गाबापेंटिन जैसे एपीआई को इंडिया में ग्रो करने के लिए। हमने रिसेंटली देखा था जो आईएलसीपी है वो भी गाबापेंटिन में एंटर कर चुका है, एंड दे आर वर्किंग ऑन द डेवलपिंग देयर की स्टार्ट मटेरियल। अगेन जो चाइना से है वो इंडिपेंडेंट हो रहा है आईएलसीपी, एंड दे आर वर्किंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एपीआई। डीवीस जो है वो 7% इसके पास कैपेसिटी रहेगी, बट इट मेजरली एक्ट्स एज अ सप्लायर, लार्जेस्ट ग्लोबल सप्लायर ऑफ गाबापेंटिन एपीआई। एंड जो अदर जिन्होंने डीएमएफ फाइल किया है गाबापेंटिन के एपीआई के लिए, दैट इज अंजना ड्रग, हेटेरो ड्रग्स, साराका लैब, सन फार्मा एंड सुवेन लाइफ साइंसेज, इन्होंने गाबापेंटिन ये पर्टिकुलर जो एपीआई उसके लिए डीएमएफ फाइलिंग कर दिया है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं ओवरऑल इंडियन प्लेयर्स काफी ज्यादा है ये पर्टिकुलर स्पेस में, जो क्या गाबापेंटिन है ये पर्टिकुलर एपीआई के मैन्युफैक्चरिंग में। एंड अगेन आईओएलसीपी भी ये स्टार्टिंग मटेरियल पे फोकस कर रहा है, तो काफी ज्यादा प्लेयर्स ऑलरेडी है। सेकंड अगेन देयर आर अदर प्रोडक्ट्स आर ओसेल्टाविमिर। सो ये जो है जो टैमी फ्लू करके जो मेडिसिन है इसके नाम से ये ओसेल्टाविमिर जो है वो सेल किया जाता है, एंड इट बेसिकली ट्रीट्स फ्लू वायरसेस एंड इन्फ्लुएंजा जैसे वायरसेस को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। सो ये जो सिम्टम्स होते हैं जैसे स्टफी नोज, कफ, सोर थ्रोट, फीवर, चिल,
चिल्स, टायर्डनेस, ये सारी चीजों को वो ट्रीट करने के लिए ओसेल्टावामिर यूज किया जाता है। लुपिन एंड सिप्ला आर द अदर प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरर ऑफ ओसेल्टावामिर। सेकेंड, टॉकिंग अबाउट देयर माइकोफेनोलिक, ये जो पर्टिकुलर एपीआई है वो इम्यूनो सप्रेसेंट है। मतलब जब भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में हार्ट हो गया या किडनी या लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है, सो जो ह्यूमन बॉडी है वो जनरली एक्सेप्ट नहीं कर पाती जो फॉरेन ऑर्गन्स रहते हैं उनको, एंड हेंस द इम्यून सिस्टम वर्क अगेंस्ट इट्स ओन इम्यून सिस्टम, जिसके वजह से जो ह्यूमन है उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं क्योंकि खुद का इम्यून सिस्टम खुद के अगेंस्ट काम करता है। हेंस ये जो माइकोफेनोलिक जो एपीआई है वो जनरली यूज किया जाता है एज एन इम्यूनोसेपरेसेंट। मतलब ये जो खुद के इम्यून सिस्टम जो फाइट करता है उसे रोकने के लिए ये यूज किया जाता है। सो इसके जो सप्लायर्स है दैट इज बायोकॉन, सोलारा, कॉन्कॉर्ड बायोटेक, एमक्योर फार्मा एंड अगेन द आरपीजी लाइफ साइंस, ये भी इनके मैन्युफैक्चरर है। So now after completing the base API segment of Solara, now we'll move towards the complex API. So इनके जो complex API segment है वहाँ पे इनकी polymer based chemistry आती है। So जो other drugs है जो हमने देखा रहेगा, जो other So now we'll move towards the complex API segment. कॉम्प्लेक्स एपीआई सेगमेंट है इनका पॉलीमर बेस्ड केमिस्ट्री आते हैं। सो ये समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जब भी आप कोई मेडिकेशन लेता है, कोई भी इंडिविजुअल जब बहुत सारा मेडिकेशन करते रहता है, बहुत सारे डोसेजेस लेता है, तो हमने देखा रहेगा उसके जो लीवर हो गया या किडनी पे प्रेशर काफी ज्यादा आता है क्योंकि ये ड्रग्स है वो प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर जाते हैं एंड दे गेट एब्जॉर्ब्ड इन द किडनी या लीवर, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी जो कैपेसिटी रहती है वो रिड्यूस हो जाती है, श्रिंक हो जाती है एंड हेंस उनको किडनी प्रॉब्लम होता है एंड अलग अलग इंटरनल ऑर्गन प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। बट द बेस्ट पार्ट ऑफ पॉलीमर बेस्ड केमिस्ट्री जो ये है कि वो एब्जॉर्ब नहीं होता, वो अनवांटेड, वो कोई भी किडनी या कोई भी ऑर्गन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। जो भी अनवांटेड सॉल्ट होते हैं, एसिड्स होता है बॉडी में, उसके साथ वो बाइंड होता है एंड इवेंचुअली वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है और वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है, बॉडी से बाहर एक्सट्रैक्ट हो जाता है। सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कि ये पर्टिकुलर केमिस्ट्री में कोई भी कंपनी को एक्सेल करना डिफिकल्ट होता है एंड हेंस सोलारा के अलावा सिंजिन इज द ओनली कंपनी जो पॉलीमर बेस्ड केमिस्ट्री में एक्सपर्ट है। इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स है जैसे सेवेलामीर कार्बोनेट, सेवेलामीर HCl एंड कोसेलावेम, ये जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो अंडर डेवलपमेंट है एंड कुछ प्रोडक्ट जैसे सेवेलामीर है वो इनका डेवलप हो चुका है एंड दे आर ऑल्सो केटरिंग स्मॉल एंड लार्ज वॉल्यूम पॉलीमर रिक्वायरमेंट्स ओवर मल्टीपल साइट्स। They are also working with the innovator companies to develop novel polymers in their CRAM segment. So यहाँ पर जो एपीआई है, कॉम्प्लेक्स एपीआई जो पॉलीमर बेस्ड एपीआई है, वो आगे जाके हम काफी ज्यादा इसमें रेवेन्यू पोटेंशियल देख सकते हैं सोलारा में एंड ऑल्सो जो भी अलग अलग कंपनीज है जो कॉम्प्लेक्स एपीआई में वर्क करती है उनमें। जो सेवेलामीर है जो इनका प्रोडक्ट है, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल हाई ब्लड लेवल्स ऑफ फॉस्फोरस इन द पीपल विथ क्रॉनिक किडनी डिसीजेस हु आर ऑन डायलिसिस। मतलब जो डायलिसिस पे लोग हैं जिन्हें क्रॉनिक किडनी डिसीजेस है, उनको ये सेवेलामीर जो है वो पॉलीमर बेस्ड एपीआई वो दिया जाता है ताकि वो जो उसके अराउंड में जितने भी अनवांटेड सॉल्ट्स है, अनवांटेड एसिड्स है, उसके साथ वो बाइंड करके उन्हें एक्सट्रैक्ट कर पाए उनके बॉडी से। जो सोलारा है, इट इज वन ऑफ द फर्स्ट एपीआई कंपनीज टू डेवलप सेवेलामीर in the supplier of Indian formulation companies like Dr. Reddy and Cipla. So Dr. Reddy और Cipla ये जो कंपनीज है, इनको सोलारा इज द फर्स्ट एपीआई कंपनी जो सेवेलामीर ये प्रोडक्ट ये एपीआई मैन्युफैक्चर करके दे रहा है ताकि जो डॉक्टर रेड्डी और सिप्ला जैसे कंपनीज है उससे फॉर्मुलेशन फिनिश डोसेस बनाकर एक्सपोर्ट कर सके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट पार्ट एंड होता है। यहाँ पर हमने मल्टीपल चीजें फर्स्ट पार्ट की रिलेटेड देखी, जैसे कंपनी का हिस्ट्री देखा, फार्मास्यूटिकल का वैल्यू चेन थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया, अगेन स्ट्रक्चरल शिफ्ट जैसे एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको कैसे बेनिफिट होगा आगे जाके लॉन्ग टर्म में, उसके बारे में हमने देखा। इनके बिजनेस मॉडल के बारे में हमने स्टडी किया, जो जेनेरिक एपीआई और कॉम्प्लेक्स एपीआई को अंडरस्टैंड किया। जेनेरिक एपीआई में जो अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं इनके, जैसे आइबुप्रोफेन, गाबापेंटिन, प्राजिक्विंटल, वो सारी चीजें देखे। उनका जो
सोलारा के अलावा कौन से उनके कॉम्पिटिटर्स है वो पर्टिकुलर सेगमेंट में, वो पर्टिकुलर एपीआई के लिए, वो हमने देखे। अगेन कॉम्प्लेक्स एपीआई का जो पॉलीमर बेस्ड केमिस्ट्री है उसको हमने डिटेल में देखा। सो जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में हम उनका जो क्रैम्स बिजनेस सेगमेंट है उसको डिटेल में देखेंगे, एंड जो कॉन कॉल्स वगैरह है वो अदर चीजें हम जो सेकंड पार्ट में उसमें कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आपको हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो आपको पसंद आया होगा, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द पार्ट 2 वेरी सून। एंड अगर आप ऐसी डिटेल्ड एनालिसिस स्टॉक्स के अगर आपको चाहिए होंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको चाहिए रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।